हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। कल हमने पार्ट वन में मौर्यन एम्पायर का पार्ट वन में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। आज हम पार्ट टू को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बिंदुसार के बाद जो राजा बनते हैं अशोक, जो कि पूरे भारतीय इतिहास का सबसे महान राजा कहलाते हैं, या एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ ऑल ऑफ इंडिया। मतलब पूरे भारत के इतिहास में अगर महान नहीं तो महानतम राजाओं में से एक जरूर इनका नाम आता है। तो अशोक के बारे में आज हमें पढ़ना है। देखिए, ये अशोक का फोटो है। हालांकि इसमें काफी सुंदर दिखाया गया है। एक्चुअल में शायद इतने सुंदर नहीं थे, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत कहानी है, उसको समझने की जरूरत नहीं है। आइए डायरेक्टली जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है, और अशोक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर फॉर बीपीएससी एंड ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशंस। बिहार से हैं या भारत के कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये पहला एम्पायर था जिसका फैलाव लगभग पूरा भारतवर्ष को कवर किया, बल्कि भारत से बाहर भी इनका एरिया फैले हुए थे। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इसलिए आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अर्ली लाइफ एंड वाइसरॉयलिटी। मतलब अशोक राजा बनने से पहले कहीं के वाइसरॉय थे, क्योंकि ये राजकुमार थे तो इनको वाइसरॉयलिटी मिलेगी। मतलब जो मौर्यन एम्पायर है उसका किसी राज्य का ये राजकुमार रहेंगे, उस राज्य का ये वाइसरॉय रहेंगे, उस राज्य का प्रशासक रहेंगे। तो कहाँ थे इसके बारे में देखना है। सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, गवर्नर या उसी को उस समय कुमार भी कहते थे। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर का, तब वहां भी देखेंगे कि जो गवर्नर थे ये राजा बनने से पहले दो जगह का गवर्नर रहे, तक्षशिला का और उज्जैन का। उज्जैन का तो ये ओरिजिनल गवर्नर थे, यानी यहीं पर इनकी ड्यूटी लगी थी गवर्नर के रूप में, ओरिजिनल गवर्नर थे। लेकिन जब इनका बड़ा भाई जो सुसुम थे वो तक्षशिला का गवर्नर थे, और सुसीम जो थे तक्षशिला का जो गवर्नर थे, उनके शासनकाल में जब वो गवर्नर थे तो तक्षशिला में रिवोल्ट हुई, क्योंकि उनकी प्रशासन अच्छी नहीं थी। तो अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजा गया था उस रिवोल्ट को दबाने के लिए, दमन करने के लिए। और अशोक उसको सक्सेसफुली करते भी हैं और दिखाते हैं कि अगला राजा बनने की क्वालिटी तो अशोक में ही है। तो तक्षशिला और उज्जैन का ये राजकुमार रहे, गवर्नर रहे, कुमार रहे, बिफोर बिकमिंग द किंग। राजा बनने से पहले बिंदुसार जब राजा थे तब अशोक पहले उज्जैन का मेन रूप से गवर्नर रहे, लेकिन तक्षशिला का भी गवर्नर कुछ दिन के लिए रहे। ही प्रूव्ड हिज मिलिट्री मेटल बाय सक्सेसफुली सप्रेसिंग ए मेजर रिवोल्ट इन तक्षशिला। तो तक्षशिला में रिवोल्ट को शांत करते हैं। जब ये उज्जैन में थे तो इन्होंने शादी किए देवी, एक लड़की थी जिनका नाम है देवी, जो वहां की एक मर्चेंट थी। विदिशा से एक मर्चेंट आए थे, उनकी बेटी से शादी की थी। विदिशा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जहां से शिवराज सिंह चौहान इलेक्शन लड़ते थे। जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, विदिशा में उनका पूरा कंट्रोल था। तो विदिशा से एक व्यापारी आए थे, उन्हीं का बेटी देवी थी, उनसे अशोक की शादी हुई थी जब वो उज्जैन का गवर्नर थे। और इन्हीं से जो देवी है ये पहले से ही बुद्धिस्ट फॉलोअर है, यानी बुद्धिस्ट के उपासक है, बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। और अशोक और देवी से ही महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है। जब अशोक और देवी की शादी होती है तब महेंद्र और संघमित्रा की का जन्म होता है, जो बाद में श्रीलंका जाते हैं बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। लेकिन पहले जमाना में राजा का एक ही रानी नहीं होती थी। तो अशोक का जो एक थे, जब ये उज्जैन का गवर्नर थे तब जिनसे ये शादी किए थे वो थे देवी, और इनसे जन्म हुआ संघमित्रा। और संघमित्रा और कौन है? महेंद्र और संघमित्रा दोनों का जन्म हुआ। जो दूसरे इनकी पत्नी है वो है असांधी मित्रा। जो दूसरी पत्नी है वो है असांधी मित्रा, और यही असांधी मित्रा मेन क्वीन है, चीफ क्वीन है, यानी प्रमुख रानी यही है। फिर इन्होंने करुवाकी से भी शादी की है, और लास्ट में पद्मावती से भी शादी की है। तो ये पद्मावती वो नहीं है, वो तो मेडिएवल हिस्ट्री का कहानी है, राजा रतन सिंह का आपने मूवी देखा होगा। तो अशोक की कुल 4 शादियां हुई, इसका भी नाम याद रखना है आपको। एक है देवी, दूसरा है असंधि मित्रा, तीसरा है कारुवकी, और चौथा है पद्मावती। ये जो देवी है इनसे पुत्र जो इनके महेंद्र और संघमित्रा का जन्म होता है, और मेन रानी जो रहती है वो असंधि मित्रा रहती है, और कारुवाकी और पद्मावती भी इनकी रानी रहती है। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल में अशोक को राजा बनने से पहले, या कहें कि अशोक को जो कलिंग वार होती है उससे पहले के अशोक को, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी दिन पर दिन क्या होती है, बदलते रहती है। आप जो आज हैं 5 साल पहले वो नहीं होंगे, और 5 साल बाद भी आप वो नहीं रहिएगा, कुछ और बन जाइएगा। उसी तरीका से अशोक का जो पर्सनालिटी है कलिंग वार से पहले को, जो बुद्धिस्ट के बुक हैं, जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं, बुद्धिस्ट की किताबें हैं, बुद्धिस्ट के लिटरेचर है, उसमें इन्हें चंड अशोक के नाम से बोला गया है। चंड अशोक मतलब फियर्स अशोक, यानी इस समय अशोक चंड था, फियर्स था, यानी कि कत्लेआम करता था, बहुत ज्यादा
क्रूअल था। यहाँ पर ये क्रूअलिटी फॉलो करता था और इन्होंने अपने भाई की को मौत का घाट उतारा ताकि ये राजा बन सके। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि 99 भाइयों को मार दिया था, जो बुद्धिस्ट की किताब में लिखा हुआ है। हालांकि ये सब थोड़ा एग्जेजरेशन है, इसलिए कि कलिंग वार के बाद जब इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और एक धम्म घोष की पॉलिसी को फॉलो किया, जो सही भी है, और उससे पहले ये ज्यादा क्रूअलिटी करते थे, यह भी सही है। तो बुद्धिज्म इस बात को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए ये बताते हैं कि देखिए बुद्धिज्म में कितनी शक्ति है, कि अगर आप क्रूअल भी हैं और बुद्धिज्म को अपनाते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति में बन सकते हैं, जो अशोक के साथ हुआ भी कुछ हद तक। तो ये अशोक का फोटो है जब ये चंड अशोक थे, जस्ट इमेजिनेशन के लिए कि यहाँ पर ज्यादा क्रूअलिटी थे। अब आते हैं एसेशन और कोरोनेशन, जो पहले ही हमने देखा कि बिंदुसार की मृत्यु 273 बीसी में हो जाता है, यानी 273 बीसी में द डेथ ऑफ बिंदुसार हैपेंड। बिंदुसार डाइड इन 273 बीसी। आफ्टर दैट फॉर 4 years अशोका फॉट विथ हिज ब्रदर्स टू गेन द थ्रोन, टू गेट द थ्रोन। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 साल तक युद्ध होती है अशोक और उनके भाइयों, ऐसा माना जाता है 99 भाई थे बुद्धिस्ट किताबों के अनुसार, उनमें युद्ध होती है और अशोक सभी भाइयों को मारने के बाद, और राधा गुप्त जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में हमने कल भी जिक्र किया था कि जो चाणक्य है उनका एक नाम विष्णुगुप्त था, उन्हीं के पोता माने जाते हैं कि राधा गुप्त है, या वंशज उन्हीं के शायद पोता ज्यादा जगह जिक्र रहता है कि उन्हीं के ग्रैंडसन थे राधा गुप्त, और इनकी मदद से ही अशोक 99 भाइयों को पराजित करके राजा बनते हैं। और फॉर्मली 269 बीसी में इनका ताजपोशी होता है, यानी इनका कोरोनेशन होता है। जैसे आपने बाहुबली का राज्याभिषेक देखा होगा, उसी तरह अशोक का भी राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है, क्योंकि 273 बीसी में इनके पिता की मृत्यु के बाद 400 वर्षों यानी 269 तक युद्ध होता है, सिविल वार होता है, और फाइनली 269 में ही जाकर इनका राज्य अभिषेक हो पाता है। हिस्टोरिकल डेट जितने भी हैं वो इसी वर्ष से कैलकुलेट होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा जो इनके जीवन में चीज हुई वो है कलिंग वार, और इनके जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है कलिंग वार। ये 261 बीसी में घटना घटती है, जो कि 8th रीजनल ईयर माना जाता है। बहुत जगह आपको 9th ईयर दिया हुआ रहेगा, जो कि गलत है। एनसीईआरटी और आर.एस. शर्मा जैसे किताबों में 8th ईयर बताया गया है, 8वीं साल बताया गया है। यानी अशोक के राजा बनने के 8वीं साल में, इन द 8th रीजनल ईयर इन 261 बीसी देयर वाज ए फाइट नोन एज कलिंग वार। कलिंग वार कहते हैं। हमने कल देखा था कि पूरा इंडिया में कंट्रोल किसका था? मौर्य एम्पायर का था, सिर्फ फार साउथ छोड़कर। फार साउथ में क्या था? चोला, चेरा एंड पांड्या। और अशोक का एडिक्ट आगे देखेंगे तो उसमें चेरा को केरला पुत्रा कहा गया है, क्योंकि इनकी जो थे अभी के केरला के रीजन में ये रूल करते थे, तो इनको केरला पुत्रा कहा गया है, सत्यपुत्रा भी कहा गया है अशोक के एडिक्ट में। तो इसको छोड़ दें, और एक यहाँ पर जो कलिंग था, उड़ीसा में जो कलिंग है, इसको छोड़ दें। ये 2 जगह छोड़ के अशोक का जो एम्पायर था वो पूरे भारतवर्ष में कवर्ड था। नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोर्स, नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी, बंगाल के इस तरफ, बांग्लादेश के इस तरफ से लेके अफगानिस्तान तक इनकी राज्य थी। तो कलिंग इससे अछूता था। यानी कि अशोक का जनरल टेंडेंसी है कि कलिंग पर अटैक किया जाए और इसको अपने एरिया में मिलाया जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रेड भी बहुत अधिक मात्रा में होती थी, तो ट्रेड के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक थी। इसलिए अशोक अपना सेना लेके जाते हैं। आपने कलिंग का युद्ध पढ़ा भी होगा, बचपन में कहानी आती थी। तो अशोक सेना लेके चलते हैं और कलिंग का युद्ध होता है। इसमें लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है। ऐसे आपको याद नहीं रखना है कितने लोगों की मृत्यु होती है, पर ऐसा बोला जाता है 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है। कम से कम 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो जब पास की नदी से गुजर रहे थे, नदी के पास से, तो देखा नदी की जो जल है वो लाल हो गई है रक्त से। जब वो किसी गांव से गुजर रहे थे तो सिर्फ वहां से रोने की आवाज आ रही थी। बच्चे रो रहे थे, विधवा औरतें रो रही थी, महिलाएं रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे। इससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने ये बहुत ज्यादा जो रिमोर्स होता है, जो पश्चाताप होता है, उसमें चले गए और ये अपना पॉलिसी को चेंज कर दिया। ही फेमसली रिप्लेस्ड भेरी घोष विथ धम घोष। भेरी घोष का मतलब होता है कॉन्क्वेस्ट बाय सोर्ड। भेरी मतलब युद्ध, तो युद्ध की जो घोष है, यह भेरी मतलब, एक्चुअल भेरी का मतलब होता है ड्रम। पहले युद्ध से पहले ड्रम बजाया जाता था, यानी अब ड्रम की आवाज नहीं, अब धम्म की आवाज जाएगी, अब कल्चर से विजय मिलेगी। और अशोक ने ऐसा करके दिखाया कि बुद्धिज्म क्या है? एक कल्चर है। बुद्धिज्म एक वे ऑफ लाइफ है। इसको उन्होंने श्रीलंका पहुंचाया, इसको उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पहुंचाया, इसको इन्होंने दुनिया के अलग अलग जगह पहुंचाया। तो आप इससे कह सकते हैं कि श्रीलंका क्या हुआ?
एक कल्चरल कॉन्क्वेस्ट हुआ, श्रीलंका के मन में जो इंडिया के प्रति सम्मान जागा, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में जो इंडिया के प्रति भावना आया, मौर्यन एम्पायर के प्रति जो उस समय भावना आई होगी, वो क्या है? एक कल्चरल डोमिनेशन है। ऐसा बोला जाता है, एक फेमस जो वार पंडित होते हैं अमेरिका के, उन्होंने बोला है कि इंडिया डोमिनेटेड चाइना और इंडिया कंकर्ड चाइना फॉर 2000 years विदाउट फाइटिंग ए वार। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि इंडिया पूरी तरह से चाइना के कल्चर पर हावी था। भारत के कल्चर जो बुद्धिज्म है या और जो कल्चर है वो चाइना में गया, और भारत 200 वर्षों तक, उसे 2000 वर्षों तक चाइना को डोमिनेट किया सिर्फ और सिर्फ कल्चर की मदद से। ये होती है सॉफ्ट पावर, है ना। तो यहां से जब कलिंग वार होता है तो ये जो अशोक है, इन्होंने भेरी घोष को किससे रिप्लेस कर दिया? धम्म घोष से। ऐसा तो मेंस में ये सिलेबस है नहीं कि आप एग्जैक्ट मीनिंग जाने, तो कम से कम इतना आप जरूर जाने कि भेरी घोष को आप इन्होंने धम्म घोष में रिप्लेस कर दिया, यानी धम्म की आवाज अब जाएगी। और ये घटना जो कलिंग वार हुआ, ये मेजर रॉक एडिक्ट 13 में लिखा हुआ है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, यहीं से क्या हुआ? जो कलिंग वार हुई जिसमें 1 लाख लोगों की हत्या हुई, 1.5 लाख लोग रिप्लेस हो गए, नदी की धारा लाल हो गई, नदी की जल लाल हो गई रक्त से, लोगों में बिलखने की, रोने की, कराहने की आवाज आई। इतने 1 लाख लोग को तो मृत्यु मिली, तो कितने लोग घायल हुए होंगे, मिट्टी लाल हो गई होगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया होगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का हृदय पिघल सकता है। तो राजा का भी हृदय पिघला, अशोक का भी हृदय में परिवर्तन आया, और उन्होंने भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर क्या है कि निग्रोध एक मंक थे, एक इन्हीं का यंग नेफ्यू माना जाता है। इनका एक बेटा को इन्होंने शायद छोड़ दिया था, उन्हीं का पुत्र, या कई कई जगह पर तो उनका ही जिक्र है कि इनका भाई ही था, पर एक छोटा सा बालक था निग्रोध। उन्हीं के अंतर्गत इन्होंने शुरू में बुद्धिज्म में इंटरेस्ट आई। जैसे कि आप पढ़ेंगे कोई भी किताब में, तो अगर आप अलग अलग सोर्स को रेफर करेंगे तो 2 चीज लिखा हुआ रहेगा, आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि अशोक बुद्धिज्म को अपनाए किस गुरु के अंतर्गत। किसी किताब में ये निग्रोध लिखा हुआ रहेगा, किसी किताब में उपगुप्त लिखा हुआ रहेगा। तो आप इस दोनों को याद रख लीजिए। ऐसा आप मान सकते हैं जो निग्रोध थे, जो 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड थे, इन्होंने अशोक के मन में इच्छा जताई, बुद्धिज्म की ओर आकर्षित किया, और फाइनली उपगुप्त के अंदर फॉर्मल रूप से अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये दोनों अलग अलग किताबों में दोनों की जिक्र रहती है, किसी किताब में निग्रोध, किसी किताब में उपगुप्त। हमें दोनों याद रख लेना है कि निग्रोध जो थे 7 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, उन्होंने अशोक के हृदय में बुद्धिज्म के प्रति सम्मान, बुद्धिज्म के प्रति एक बहुत ही बढ़िया आस्था जगाई, और बाद में उपगुप्त के अंदर पूरी तरह से ये फॉर्मली इनिशिएट हो गए बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। कौन थे किनके अंदर? निग्रोध और उपगुप्त, याद आपको रखना है। ये एक ले फॉलोवर थे, उपासक थे। ऐसा नहीं कि अशोक सेंट बन गए, साधु बन गए या मंक बन गए, ऐसी बात नहीं है कि वो राजपाट छोड़ के किसी मठ में चले गए, या जिसे हम संघ कहते हैं, बुद्धम धम्मम संघम हमने पढ़ा था, बुद्धम गच्छामि, संघम गच्छामि, धम्मम गच्छामि। तो संघ इन्होंने छोड़कर नहीं गए, यानी कि ये राजपाट चालू रखा, गृहस्थ जीवन जी रहे थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ले फॉलोवर थे, उपासक थे। और लेकिन ये मेजर पेट्रोन बन गए, जैसे कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुई? अशोक के समय में, पाटलिपुत्र में हुई 250 बीसी में। और प्रेसिडेंट कौन थे? मोगलीपुता तिस्सा थे। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पहले ही बुद्धिज्म का एक लंबा सा लेक्चर में हमने सब कुछ को कवर किया, तो वहां से आप जरूर देख सकते हैं कि जो अशोक के समय ही 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, और यही 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में होती है, जब अशोक राजा रहते हैं। क्योंकि राजधानी पाटलिपुत्र है, तो कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है कि कहां से कहां ये मीटिंग कन्वीन हुई होगी। और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो मोगलीपुता तिस्सा थे। और इसी में क्या लिखा गया था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पढ़े हैं तब, कि कौन सा जो पिटक है, हम तो हिंट भी दे दिए, कौन सा पिटक 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में जिसका की कंपाइलेशन किया गया था। आइए आगे देखते हैं। अशोक के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछी जाती है, क्योंकि इनके इस इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन क्या होती है पहले भी बताया, जैसे कोई रॉक है, जैसे कोई पिलर है ना, जैसे कोई केव है, तो यहाँ पर इस रॉक पर कुछ लिखवा दिए ताकि जनता लोग पढ़ सके, और कहीं पर इसको जाकर रख दिया गया। पिलर पर कुछ लिखवा दिया गया, और कहीं पर इसको गढ़ दिया गया, लगा दिया गया, ताकि लोग आए और पढ़ें और समझे कि अशोक क्या कहना चाहते हैं। ये अशोक के समय में ऐसा होता था। तो इसी की जब अब खुदाई होती है, जब इतिहासकार इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इतिहास की रचना करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इन सभी वस्तुओं को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। समझ गए? तो ये जो इंस्क्रिप्शन है जो अशोक के समय से मिला है, इसमें इनका ज्यादातर नाम क्या बताया गया है?
मोस्टली रेफर टू हिमसेल्फ एज देवनाम पिया या फिर पियादसी। देवनाम पिया मतलब होता है बिलवेड ऑफ द गॉड्स, जो भगवान का प्रिय है उसको देवनाम पिया कहते हैं। देव पिया मतलब देव के जो पसंदीदा हैं, और पियादसी मतलब जिसका दशा प्रिय हो, जो देखने में अच्छा हो। तो ऐसा माना जाता है कि अशोक देखने में उतने सुंदर नहीं थे, इसलिए ऐसा नाम रखते थे ताकि ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। ऐसा भी कई किताबों में लिखा हुआ है। हालांकि इन सब चीजों पर एग्जैक्टली कह पाना इतिहासकार के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि समझ ही रहे हैं इंस्क्रिप्शन आर की मदद से थोड़े बहुत ही हम लोग इतिहास लेखन की चीजें कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो देवनाम पिया जो थे या पियादसी अशोक जो इंस्क्रिप्शन लिखे, जो पिलर लिखवाए, रॉक्स में जो चर्चा होती है, केव्स में जो चर्चा होती है, उसमें खुद को ये देवनाम पिया या पियादसी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन सिंपली आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ इंडिया कॉल्ड हिमसेल्फ एज देवनाम पिया और पियादसी इन देयर इंस्क्रिप्शंस। भारत का कौन से शासक हैं, भारत के कौन से राजा हैं, भारत के कौन से रूलर हैं जो खुद को देवनाम पिया या पियादसी के नाम से बुलाया है? तो वो अशोक ने किया है। इसका जो स्पेसिफिक नाम अशोक है ये सिर्फ 4 इंस्क्रिप्शन में मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिर्फ 4 इंस्क्रिप्शन में खुद को अशोक बताया है। उसमें भी देवनाम तो लिखेंगे ही, देवनाम पिया, और लिख देंगे अशोक, यानी जो भगवान को पसंद हो वो अशोक कुछ बोलना चाह रहा है, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो सिर्फ 4 ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहां अशोक नाम भी आता है, यानी बाकी जितने भी इंस्क्रिप्शन है, अगर ये 4 इंस्क्रिप्शन को हटा दिया जाए, बाकी जितने भी इंस्क्रिप्शन है वहां क्या आता है, देवनाम पिया। इसलिए अशोक को बताना कि हाँ यही व्यक्ति अशोक था, या अशोक का नाम ही देवनाम पिया है, बहुत कंफ्यूजन था। तो ये 4 कौन से हैं? एक है मास्की, कहां चले गए, तो 4 इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिसमें अशोक ने खुद को क्या बताया है, अशोक के नाम से जिक्र किया। बाकी सभी इंस्क्रिप्शन में देव नाम पिया या पियादसी बताए। वो 4 क्या है? एक है मास्की, दूसरे हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, तीसरे हैं गुज्जर, और चौथा है नेतुर। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप 2 याद रखिए, मास्की और ब्रह्मगिरी। 2 आप छोड़ सकते हैं, एक मास्की है और दूसरा ब्रह्मगिरी है, जो दोनों कर्नाटक में है। आप ये दोनों को ध्यान रखिए कि मास्की और ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन में अशोक ने खुद को अशोक बताया है। बाकी सभी ऐसे 4 इंस्क्रिप्शन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितने इंस्क्रिप्शन में उन्होंने खुद को अशोक बताया है, बाकी सभी इंस्क्रिप्शन में देवनाम पिये या पियदसी बताया है, तो ऐसे 4 इंस्क्रिप्शन है। अगर आपको आपसे याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मास्की, ब्रह्मगिरी, पहला मास्की है, दूसरा ब्रह्मगिरी है, तीसरा गुज्जर है और चौथा नेतुर है। तो आप मास्की और ब्रह्मगिरी कम से कम जरूर याद रखिए कि मास्की और ब्रह्मगिरी दोनों कर्नाटक में है ये जगह। ये दोनों इंस्क्रिप्शन में अशोक ने खुद को क्या बताया है, अशोक ही बताया है, यानी अपना नाम को अशोक ही बताया है, जिस नाम से आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अशोक का इंस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिखता था। ये किसी पिलर का फोटो हो सकती है ना, और इसमें लिखा हुआ है, इसको जो इस भाषा के विद्वान लोग हैं वो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और बताएंगे कि राजा क्या कहना चाहता है। इसके बेसिस पर क्या है, हम हिस्ट्री लिख सकते हैं कि अशोक जनता को कैसा समझता था, अशोक का धम्म पॉलिसी क्या था, क्योंकि अशोक ही किसी पिलर में धम्म पॉलिसी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देंगे कि अशोक के राज्य में क्या हुआ, कलिंग वार कहां पर हुआ। तो हमने देखा ना, जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है उसमें कलिंग वार की चित्र है। तो इस तरह से रॉक्स मिलेंगे और उससे इतिहास लिखा जाएगा। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो पहला टेंजिबल एविडेंस देती है बुद्धिज्म का, क्योंकि अशोक ने बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो उनकी इंस्क्रिप्शन में बहुत ही जाहिर सी बात है कि बुद्धिज्म का भी जिक्र हो गई। तो बुद्धिज्म को समझने के लिए भी अशोक के इंस्क्रिप्शन इंपोर्टेंट है, और प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मौर्यन हिस्ट्री, क्योंकि अशोक खुद मौर्यन राजा हैं, तो ये अपने पिता का भी जिक्र कहीं कर सकते हैं। खुद का इनका तो वर्णन रहेगा ही, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन रहेगा, धम्म पॉलिसी के बारे में जिक्र रहेगी, इनके समय में मौर्यन एम्पायर में क्या क्या हुआ सभी चीजों का जिक्र रहेगी। तो इसलिए ये प्राइमरी सोर्स बन जाता है मौर्यन हिस्ट्री को समझने के लिए, बुद्धिज्म को समझने के लिए। क्या बन जाता है प्राइमरी सोर्स, अशोका का इंस्क्रिप्शंस। ये पहली बार डेसिफर्ड किया गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आपको एकदम इसको रट लेना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि पहली बार अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है इसको कौन डेसिफर किया गया था। आखिरकार इस लैंग्वेज का भी तो पता होना चाहिए,
कोई ये भी तो बताने वाला हो कि देवनाम पिए कोई ना और नहीं अशोक ही है, दोनों को जोड़ने वाला भी व्यक्ति तो होना चाहिए। तो वो पहली बार इस लैंग्वेज को समझकर इसको डेसिफर्ड किए, यानी इसको समझाए, इसको समझ पाए, वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको याद रख लेना है कि जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन हु डेसिफर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन 1837। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को वो किया, पढ़ा। अब जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन क्या है? कुछ भी चीजें जो हमें लिखी हुई मिलती है अशोकन पीरियड की। अशोक ने कोई भी चीज लिखवाया पिलर पर, रॉक पर, केव पर, इसको क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शन कहेंगे। तो इसी बेसिस पर अशोकन इंस्क्रिप्शन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। किस पार्ट से? कह सकते हैं कुछ पिलर एडिक्ट है, कुछ रॉक्स एडिक्ट है, कुछ केव एडिक्ट है। जो केव में लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? केव एडिक्ट्स। जैसे इनके समय में बारावर केव मिलता है औरंगाबाद में, है ना? इसके समय यहाँ पर 4 तरीका का केव है। जब केव पढ़ेंगे तो देखेंगे हम, ऐसे ये मेंस का सिलेबस है। नागार्जुनी केव, बारावर केव, और भी केव्स हैं। तो ये जो बारावर केव्स है, यहाँ पर भी क्या रहेगा लिखा हुआ? अशोक के समय की उनका इतिहास लिखा हुआ रहेगा। दूसरा है रॉक, तो रॉक पर जो लिख दिए तो रॉक इंस्क्रिप्शन है। अगर रॉक बड़ा है तो क्या बोलेंगे? लार्ज रॉक इंस्क्रिप्शन, है ना? क्या बोलेंगे? लार्ज रॉक इंस्क्रिप्शन। मेजर रॉक एडिक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर रॉक, लार्ज नहीं, मेजर। और दूसरा माइनर, मतलब जो छोटा है उसको माइनर बोलेंगे, जो बड़ा है उसको मेजर बोलेंगे। उसी तरह पिलर है, पिलर को भी क्या करेंगे? मेजर और माइनर में बांट देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है, जो अशोका का एडिक्ट्स है, एडिक्ट्स भी उसी को बोलते हैं जो खुदाई में हमें प्राप्त होती है, जो अशोक ने लिखवाया था। तो ये जो एडिक्ट्स हैं 3 तरीका का हो सकता है, पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स। आप इंस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। पिलर, जो पिलर एडिक्ट्स हैं या पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, मेजर एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स। जो रॉक है इसको भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। और केव तो केव है, जहां जहां भी केव मिलेगी उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो पहला है रॉक एडिक्ट्स। क्या समझते हैं आप रॉक एडिक्ट्स को? कार्व्ड ऑन नेचुरल रॉक सरफेसेस और बोल्डर्स। देखिए ये बड़ा सा पत्थर है, इस पे अशोका ने कुछ लिखवा दिया। अब जेम्स प्रिंसेप ने इस भाषा को पढ़ के समझ लिया। अब आप जाइए, इसको पढ़िए और इसको ट्रांसलेट करके क्या कर दिया जाएगा? हिस्ट्रियोग्राफी किया जाएगा, इतिहास का लेखन होगा, इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक रॉक एडिक्ट हो गया। इसको कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। जो मेजर रॉक एडिक्ट है, इसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट हैं, यानी बड़े बड़े जो पत्थर मिले, 14 ऐसे बड़े पत्थर मिले हैं जिस पर अशोका ने कुछ लिखवाया था। तो मेजर रॉक एडिक्ट क्या हो गया? 1 2 3 4 इस तरह से 14 तक रहेगा, क्योंकि टोटल 14 मिले हैं। तो इसमें डिटेल्ड प्रोक्लेमेशन है, क्योंकि पत्थर बड़े हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है, तो उसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया जा सकता है, बहुत लंबे पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिटेल्ड प्रोक्लेमेशंस। लोकेटेड प्राइमरी ऑन एम्पायर्स फ्रंटियर। जो मौर्यन एम्पायर थे उसके जो बाउंड्री एरिया है, वहां पर ये मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। इसकी संख्या कितने हैं? इसकी संख्या 14 है। अब जनरली किताब में 14 रॉक एडिक्ट्स रहता है, उसको याद करने को बोला जाता है, पर हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और डिफिकल्ट भी है इसको याद करना, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं और एग्जाम में भी नहीं पूछ रहा है। बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा और उसके लिए एक बार याद करने से नहीं होता है, बार बार आप कंफ्यूज भी रहेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है 2-3 हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसी से पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में आप क्या समझे? जो बड़े पत्थरों पर डिटेल में प्रोक्लेमेशन से, उसको मेजर रॉक एडिक्ट्स कहते हैं। ऐसा टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स मिला है, यानी कि हमें क्या पता चलेगा? लिखा हुआ रहेगा मेजर रॉक एडिक्ट्स 1 2, ऐसा रॉक पर नहीं लिखा हुआ रहेगा। सरकार उसको बताने के लिए क्या बताएगी? 1 2 3 4 14 तक ऐसा। और ये एम्पायर्स के फ्रंटियर पर मिलते हैं, बाउंड्री एरिया में मिलते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स हो सकते हैं जिसमें कंडेंस्ड, पर्सनल और मोर रिलीजियस मैसेजेस है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर हैं, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जा सकता है, तो इसमें छोटे छोटे चीजों को लिखा गया है, तो माइनर रॉक एडिक्ट कहते हैं। कुछ है जो सेपरेट रॉक एडिक्ट्स कहलाता है। ऐसे 2 हैं, जैसे धौली और जोगदा में। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, पर बस आप समझ लीजिए कि कुछ है, 2 है, उसको सेपरेट रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये कलिंग में मिलता है, जहां इन्होंने बाद में कंकर किया कलिंग में, और वही लिखा है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। यानी अशोक की भावना को आप समझ सकते हैं। एक राजा अपने जनता से क्या कहना चाहता है, यह समझ सकते हैं कि राजा ने सभी लोगों को अपना चिल्ड्रेन के समान बताया है। यानी वो एक सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, जैसा कि आज का जो भी नेता हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आप अगर बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आप में एक क्वालिटी क्या रहना चाहिए? आपको देखना चाहिए ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, यानी कि सभी जनता बराबर हैं और वो हमारे बच्चे की तरह है। इस तरह से उनका देखभाल करना चाहिए, ताकि
देश में एक सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को देखकर लोग डरे नहीं, पुलिस को देखकर उन्हें लगे कि हमारा प्रोटेक्टर आया है, हमें बचाने वाला आया है। तो वो तभी होगा जब ऐसा लोग समझेगा। तो ये आप इंटरव्यू में भी बता सकते हैं कि अशोका का धम्म पॉलिसी या अशोका का जो पॉलिसी था जिसमें उन्होंने कहा है ऑन मेन आर माई चिल्ड्रेन, जो कॉम्पेशनेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोगों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको हम सीख सकते हैं। ये कहाँ से मिला है? ये जो कलिंग से मिला है, इसके इसमें लिखा हुआ है सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, इसको आप छोड़ दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। अब है पिलर एडिक्ट्स। तो हमने मेनली रूप से जो रॉक एडिक्ट्स है इसमें दो चीज याद रखेंगे, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स। मेजर रॉक एडिक्ट्स में हमने क्या पढ़ा कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है। अभी हमने याद नहीं किया, हमने सिर्फ पढ़ा 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, ये बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ है और ये फ्रंटियर एरिया में मिलते हैं। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स, हमें नहीं जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो आगे देखेंगे। अब है पिलर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, रॉक नहीं पिलर एडिक्ट्स, जो पिलर पर लिखे गए हैं। इनका जो पिलर होता था मोनोलिथिक होता था। मोनोलिथिक का मतलब एक ही चट्टान को काटकर इतना बड़ा पिलर बनाया गया। ऐसा नहीं कि इतना अलग है, इतना अलग है, इतना अलग है, ऐसा नहीं। एक ही चट्टान को काटकर एक बड़ा पिलर बनाया जाता था। हालांकि इसका जो अलग अलग पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सब अलग काट के जोड़ा जाता था, पर इतना बड़ा जो शाफ्ट है ये एक ही रहता था। तो एक ही, पहला बात तो एक ही पिलर, एक ही मोनोलिथिक होते थे, यानी एक ही चट्टान से बनते थे। जो इन्होंने ईरान का जो राजा थे, जो पर्शिया के राजा थे, उनसे इन्होंने सीखा था पिलर बनवाना। लेकिन वहां के जो पिलर थे वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग रॉक से बनते थे, फिर जोड़ते थे। और यहाँ पर जो रॉक है, ये पिलर है, एक ही से बनता था, इसी को क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक। ये पॉलिश्ड होते थे। आप देखेंगे अशोका का पिलर को तो एकदम अभी भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं, इतना शाइनिंग है। सैंडस्टोन के जनरली रहते थे, यानी सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होता है उससे बना हुआ रहता था। उसी तरह जैसे रॉक एडिक्ट्स में 1 से 14 तक था, मेजर पिलर एडिक्ट 7 मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पिलर एडिक्ट नंबर 1 से 7। और ये ज्यादातर गैंगेटिक प्लेन्स में है, यानी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो प्लेन है, मेजरली ये सातों मेजर जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो वहां मिलते थे। कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स भी मिले हैं, जो छोटे छोटे पिलर एडिक्ट्स हैं, जैसे रुमेंदेई पिलर एडिक्ट्स, आगे पढ़ेंगे। तो ये माइनर पिलर एडिक्ट्स है। फिर केव इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, यानी जो गुफा बनाए गए थे मौर्यन पीरियड के समय, उन गुफाओं में भी लिखा गया था। उन गुफाओं से भी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के हम उनके समय के इतिहास को, बुद्धिज्म को समझ सकते हैं। जैसे बारावर केव्स के वॉल पर मिलता है, और इसी में लिखा हुआ है कि ये डेडिकेटेड था आजीविका सेक्ट के लिए, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। इस तरह से हम जो एडिक्ट है, इंस्क्रिप्शन है, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि जो इंस्क्रिप्शन है या फिर इसे हम एडिक्ट्स कहें, तो इसको क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे केव एडिक्ट्स, जो केव में लिखा हुआ है, जैसे बाराबर केव्स एक एग्जांपल के रूप में। दूसरा पिलर है जो मोनोलिथिक है और शाइनिंग है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे, मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट। मेजर कितने? 7 हैं। जनरली कहाँ है? गंगेटिक वैली में। माइनर तो बहुत सारे हैं, सब जगह बिखरे हुए रहेंगे। उसी तरह रॉक पर जो लिखा हुआ है उसको रॉक एडिक्ट्स बोलेंगे। ये भी कितने तरह का है? मेजर और माइनर। मेजर कितने? 14 है, जो कि फ्रंटियर एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप इतना अगर समझ गए तो काफी है। अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पिलर एडिक्ट है, रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यूज किया गया है। हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है? एक लैंग्वेज है। हम किस भाषा में अभी बोल रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हिंदी को लिखना हुआ, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो लिखने की प्रोसेस है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये स्क्रिप्ट क्या है? ये है देवनागरी स्क्रिप्ट है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लैंग्वेज तो हिंदी है ना, क्योंकि पढ़िए इसको, अब हम ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी है, लेकिन इसका स्क्रिप्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। ये रोमन स्क्रिप्ट हो गया ना, रोमन ही है ना। आप देख लीजिएगा, क्या इंग्लिश वाला को क्या बोलते हैं, वो वाला स्क्रिप्ट में हो गया, इंग्लिश स्क्रिप्ट में हो गया। तो स्क्रिप्ट जो लिखने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। और लैंग्वेज जो भाषा होती है उसको लैंग्वेज बोलते हैं। बोलते समय जो प्रोनाउंसिएशन होती है इसको लैंग्वेज बोलते हैं, और लिखते हैं जिस तरीका से, स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है, यानी बिहार, बंगाल, यूपी, इन जगह से अगर आपको एडिक्ट्स मिल रहे हैं तो वहां पर किस भाषा में लिखी रहेगी? प्राकृत में, जिसको मगधी डायलेक्ट बोलते हैं। प्राकृत भाषा में लिखी रहेगी, मगधी जो डायलेक्ट है, क्योंकि मगध से ही यह एम्पायर बढ़ी थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी।
इसलिए जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में है वो प्राकृत में है, और कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, जिसको कि लेफ्ट से राइट ही लिखा जाता है। इसी से देवनागरी स्क्रिप्ट बना है। तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट संस्कृत, जिसमें क्लासिकल संस्कृत या पुराने जमाने में जो संस्कृत लिखी जाती थी वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। आप सिंपल समझ लीजिए कि जहां राजधानी थी उसके आसपास के जो एरिया हैं, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, यहाँ से जो स्क्रिप्ट मिलती है, सॉरी, यहाँ से जो एडिक्ट मिलती है, इंस्क्रिप्शन मिलती है, उसमें लैंग्वेज प्राकृत है और स्क्रिप्ट ब्राह्मणी है। जो पाकिस्तान तरफ से नॉर्थ वेस्ट से मिलती है उसमें भी लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है। नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब में थोड़े बहुत पाकिस्तान का हिस्सा, वहां भी प्राकृत ही है, लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, चेंज हो गया, खरोष्टी है। इसको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे उर्दू में अभी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना, तो खरोष्टी एक स्क्रिप्ट थी जिसको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से प्राकृत लैंग्वेज है, लेकिन खरोष्टी स्क्रिप्ट है। और अगर दूर जाएं, अफगानिस्तान के एरिया में जाएं, तो यहाँ लैंग्वेज हो जाता है ग्रीक एंड अरामिक, और यहाँ पर स्क्रिप्ट क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट भी ग्रीक और अरामिक वाला जो स्क्रिप्ट है वो हो जाता है। यानी यहाँ से हम सिंपल समझ सकते हैं कि जिस जगह के लोग जिस बोली को समझते थे, जिस भाषा को समझते थे, उसी में लिखा हुआ है। क्योंकि राजधानी के आसपास के लोग प्राकृत भाषा में समझते थे तो प्राकृत में लिखी गई है। स्क्रिप्ट वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट फॉलो करते थे तो ब्राह्मणी में लिखा गया है। थोड़ा पंजाब के एरिया में गए तो वो भी प्राकृत समझते थे, लेकिन स्क्रिप्ट खरोष्टी हो गई। और जो अफगानिस्तान का एरिया में, वो भाषा भी ग्रीक और अरेमिक थी। सेल्यूकस निकेटर आए, वो अपने वंशज को छोड़ कर गए, तो वो ग्रीक भाषा को समझते थे और अरेमिक को, तो ग्रीक भाषा और अरेमिक में लिखी गई है, और स्क्रिप्ट भी उसी तरह से तरीका से। तो इस तरह से देखिए, जो कांधार इंस्क्रिप्शन है जो अफगानिस्तान में मिलती है वो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये ग्रीक और अरेमिक दोनों में लिखा हुआ है, दो भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा के आधार पर भी स्क्रिप्ट को क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए, कुछ इंपोर्टेंट स्क्रिप्ट है, कुछ इंपोर्टेंट सॉरी एडिक्ट है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला हमने पहले बताया, रॉक एडिक्ट कितने हैं टोटल, मेजर रॉक एडिक्ट जो है 1 से 14 तक है। तो जो 13वां रॉक एडिक्ट है उसमें कलिंग वार की चर्चा की गई है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि कलिंग वार की चर्चा अशोक ने अपने किस रॉक एडिक्ट में किया है या मेजर रॉक एडिक्ट में किया है, तो वो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13वां है जिसमें कलिंग वार की चर्चा की गई है। माइनर रॉक एडिक्ट पहला है जो मास्की और गुज्जर में मिलता है, यहीं पर इन्होंने अपना नाम अशोक भी लिखा है, जो हमने पहले ही पढ़ा पढ़ा था ना, मास्की, गुज्जर, ये सब पढ़ा था ना, है एक और ब्रह्मगिरी पढ़ा था जो कर्नाटक में है। तो मास्की, गुज्जर, ये सब में जो स्क्रिप्ट मिलते हैं वो कौन है, माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम है, जिसमें अशोक ने खुद को अशोक बताया और खास करके टाइटल देवनाम पिया तो लिया है। बाकी सभी में सिर्फ देवनाम पिया का जिक्र है, पर इसमें देवनाम पिया अशोक भी लिखा हुआ है। ये कहाँ है, माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम जो कहाँ मिलता है, मास्की, गुज्जर, याद रखना है। मेजर रॉक एडिक्ट 2 में ये मेंशन करते हैं चोला, पांड्या और सत्यपुत्रा के बारे में, क्योंकि जो सदर्न इंडिया है, जो इस वाला एरिया है, जो आप संगम एज अगर पढ़े होंगे इंडियन हिस्ट्री में तो आप जानते होंगे कि इधर 3 रूलर थे, चेरा, चोला और पांड्या, ये 3 जगह पर रूल करते थे। और इससे बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इनसे एरिया से रिलेटेड। तो इधर चेरा थे, और चेरा को ही इन्होंने क्या कहा है, सत्यपुत्रा कहा है, या इन्हें केरला पुत्रा भी कहते थे, केरल के एरिया में थे। इधर पांड्या है और इधर चोला है। इनकी जिक्र किसमें की गई है, मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड में। मेजर रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वार किया। माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम में अपना नाम अशोक दर्ज कराया, जो मास्की और गुज्जर में मिलता है। और जो मेजर रॉक एडिक्ट द्वितीय है, सेकेंड नंबर वाला, उसमें चोला, पांड्या और सतपुत्रा की बात करते हैं। एक रुमेनदेई जो गांव है नेपाल, लुम्बिनी के पास जो गांव रुमेनदेई है, यहाँ से एक पिलर मिला है। ये बताता है कि वो यहाँ पर विजिट किए थे लुम्बिनी, और यहाँ पर जो लैंड टैक्स था उसको भी 1/8 रिड्यूस कर दिए थे। यानी पहले अगर 100 रुपया टैक्स में कलेक्ट कर जाते थे, तो अब 100/8 यानी 12.25 ही कलेक्ट की जाएगी। ये कहां से पता चलता है, रुमेनदेई पिलर से। तो आपको याद रखना है कि रुमेनदेई पिलर में जिक्र है कि अशोक लुम्बिनी जाते हैं जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहां जाकर उस ग्राम का जो लैंड टैक्स था उसको 1/8 से घटा देते हैं, यानी एक 1/8 कर देते हैं, यानी सिग्निफिकेंटली टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, ताकि वहां के लोग और खुशहाली से रह सके, क्योंकि वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, वहां उनका जन्म हुआ था। तो वो रुमेनदेई पिलर में लिखा हुआ है। सारनाथ पिलर के बारे में तो आपको याद रखना है, इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो सारनाथ पिलर है, और एक कलिंग पिलर जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 था वो है। ये जो सारनाथ पिलर है ये सारनाथ में बना है। सारनाथ क्यों फेमस है, क्योंकि सारनाथ ही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध पहली बार सरमन दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इसलिए सारनाथ का पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारनाथ जो है ये बुद्ध भगवान का पहला सरमन दिए थे, और यहीं पर लायन कैपिटल है।
सारनाथ कहाँ है हमने बताया था। सारनाथ जो है वो वाराणसी से 10 किलोमीटर ऊपर है ना। तो वही सारनाथ से मिला है क्या, सारनाथ पिलर। और ये सारनाथ पिलर क्या है, इसमें एक लायन कैपिटल है जो कि अब इंडिया का नेशनल एम्बलम है। इट सिंबलाइज करता है धम्म, और अशोक चक्र इसी पर मिलता है, जो हमारे फ्लैग में अशोक चक्र है, आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारनाथ पिलर है, ये शेर दिख रहा है आपको। तो यही क्या है, हमारा नेशनल एम्बलम यही है ना। यही तो नेशनल एम्बलम है, जो भारत का एम्बलम है, प्रतीक है, वो यही एम्बलम है। तो ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ पिलर से लिया गया है। सारनाथ क्यों फेमस है, गौतम बुद्ध का पहला सरमन। और ये कौन बनवाए थे, अशोक। कितना शाइनिंग है ये देखिए, कितना अच्छा से चमक रहा है। इसका जो एक्चुअल पिलर था वो कुछ इस तरीका से था, इसमें ऊपर में चक्र था। क्यों चक्र है, धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहली बार यहीं पर अपना सरमन दिया था, इसलिए चक्र उसी को दिखाते हैं ना, धर्म चक्र परिवर्तन को, कि धर्म का चक्र घूम चुका है। तो ये ऊपर में धर्म चक्र भी था, व्हील भी था, जिसको कि हमने अपने जो झंडा है, जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसके बीच में जो चक्र है वो सारनाथ पिलर से ही लिया गया है। अभी जो पिलर मिलता है उसमें ये वाला नहीं है, क्योंकि टूट के कहीं खो गया है। ये सब हम लोग मेंस में देखेंगे कि कैपिटल क्या होता है, वेकस क्या होता है। तो ये जो सारनाथ पिलर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ तक अगर आप समझे हैं तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है जरूर समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा जो इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, पिलर और एडिक्ट, पिलर और जो रॉक एडिक्ट्स हैं, ये सब थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। और अगर आप 14 के 14 याद करने जाएं तो काफी डिफिकल्टी होगी, और याद भी आप एग्जाम के समय नहीं रख पाइएगा। और इसलिए उससे क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए आप उसकी चिंता भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, जो मेजर रॉक एडिक्ट 13 है कलिंग वार की, जिसमें जिक्र जिक्र की गई है। जो माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम है, जिसमें अशोक ने खुद को अशोक बताया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अभी हमने पढ़ा सारनाथ पिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रुमेनदेई जो पिलर मिला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर लुम्बिनी में विजिट किए थे, उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं धम्म पॉलिसी ऑफ अशोक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, धम्म पॉलिसी ऑफ अशोक। खास करके इसका यूज आप ऐसे में तो भरपूर तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज धम्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड धम्म। धम्म से आप समझते क्या है, तभी तो आगे देखेंगे कि धम्म की पॉलिसी क्या थी। तो धम्म एक प्राकृत वर्ड है, जो संस्कृत में धर्म है उसी को धम्म बोलते हैं। जनरली कुछ भी वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए नगर वर्ड है, तो इसको प्राकृत में नग्गा बोल देते हैं, आर मिसिंग होता है। तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है, हालांकि हमें पूरी ज्ञान नहीं है, तो एग्जैक्टली कितना चेंज होता है नहीं पता, पर आर को रिप्लेस कर देते हैं एम से, तो वो प्राकृत जैसा कुछ लगता है, जो मैक्सिमम वर्ड हमने देखा है। तो व्हाट इज धम्मा, ये धर्म का ही प्राकृत वर्सन है। ये जो सेकेंड रॉक एडिक्ट है, आप इसको याद रखने की जरूरत नहीं, हमने समझाने के लिए लिखा है। सेकेंड रॉक एडिक्ट में अशोक बोलते हैं किम च धम्मे, यानी व्हाट इज धम्मा, ये खुद क्वेश्चन पूछते हैं कि धम्म क्या है। फिर सेवंथ रॉक एडिक्ट, आपको याद नहीं रखना है कि किस रॉक एडिक्ट में लिखा है, हम धम्म पढ़ रहे हैं ना। रॉक एडिक्ट वाला याद करना होता था, हम ऊपर ही मेंशन करते। तो ये सेवंथ रॉक एडिक्ट में फिर जो धम्म को डिफाइन करते हैं, क्या धम्म को डिफाइन करते हैं, कि धम्म मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, धम्म मतलब होता है टॉलरेंस, धम्म मतलब होता है कॉम्पैशन, धम्म मतलब होता है जेंटल स्पीच, धम्म मतलब होता है मोरल कंडक्ट। जब हम अपने जीवन को एथिक्स और मोरालिटी के बेसिस पर गुजारें, तो हम धम्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। जब हम जनता के कल्याण के लिए काम करें, जो आगे एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, जो जो पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, अगर वो ये याद रखते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल अगर वो कर रहे हैं, तो वो धम्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, धम्म की नीति को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम में टॉलरेंस है, यानी कि हम दूसरे धर्मों को भी टॉलरेट करते हैं, दूसरे वर्णों को भी टॉलरेट करते हैं, दूसरी लोगों की जिसकी हमारे जो विचार हैं उससे अलग है, अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं, तो हम क्या है, धम्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कंपेशनेट है सभी लाइफ के प्रति, पेड़ के प्रति, जीव के प्रति, किसी भी लाइफ के प्रति अगर हमें दया है और उनके लिए कुछ करने की भावना है, तो हम क्या कर रहे हैं, धम्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारा स्पीच जेंटल है, हम अपने स्पीच से किसी को दुख नहीं देते हैं, जो अहिंसा है, वही क्या है, धम्म की पॉलिसी है। कंडक्ट हमारा बढ़िया है, तो धम्म की पॉलिसी है। ये अशोक ने डिफाइन किया है। यानी कि धम्म का जो प्रिंसिपल था, इसका पर्पस क्या था, टू प्रमोट सोशल हार्मोनी। अगर सब अच्छे से बात करेंगे तो समाज में समरसता बढ़ेगी, सोशल हार्मनी बढ़ेगी, सभी लोगों में परस्पर सम्मान बढ़ेगा। एथिकल कंडक्ट, लोग अच्छे व्यवहार करेंगे, क्योंकि धम्म मतलब क्या है, टू फॉलो आवर लाइफ मोरली। तो इससे मोरल गवर्नेंस अक्रॉस एम्पायर होगा। अगर सभी लोग अच्छे से व्यवहार करने लगे, अगर सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे,
सभी लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करने लगे, तो पुलिस का जरूरत क्या है, आर्मी का जरूरत क्या है? तो इससे सरकार का क्या है, पैसा भी बच सकता है, जिसको कि फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकता है। हालांकि ये संभव नहीं है, आगे देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म में। तो पहली बार ये इंप्लीमेंट कब किया गया था? कलिंग वार के बाद, जो कि अशोक का एक टर्निंग लाइफ माना जाता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। अशोका's धम्म वाज ए यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। पहला जो समझना है कि अशोका का जो धम्म पॉलिसी है, ये कोई अलग रिलीजन नहीं है, या ये बुद्धिज्म को को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया गया है। दिस इज सिंपली ए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हमारा व्यवहार मोरली, जैसे जो गांधी जी ने कहा, उनकी बात मानते हैं तो वो भी क्या है, धम्म है। जो राम भगवान ने कहा, उनकी बात मानते हैं तो क्या है, वो भी धम्म है। कृष्ण भगवान ने जो कहा वो भी धम्म है। यानी हम अगर हिंसा को छोड़ते हैं, अगर हम दूसरे के खिलाफ मन में बुरी भावना जो है उसको त्यागते हैं तो धम्म है। अगर हम लोगों के लिए काम करते हैं तो धम्म है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो धम्म की पॉलिसी है। अगर हम जानवरों की हत्या करके उसका खाना नहीं खाते हैं तो वो धम्म की पॉलिसी है। कंपेशनेट है सभी लाइफ के प्रति, तो क्या है, वो धम्म है। तो इसलिए अशोका का जो धम्म है वो कोई रिलीजन नहीं है, वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो डिजाइन किया गया है ताकि यूनाइट ला सके डाइवर्स एम्पायर में। भारत के लिए ये अति आवश्यक है कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में करीब 1300 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, 1300 बोली बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत इतना डाइवर्स है कि ऊपर हिमालय है तो नीचे समुद्र है। भारत में कास्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, लैंग्वेज इतना ज्यादा है, रीजनल डाइवर्सिटी है, गरीबी अमीरी बहुत ज्यादा है, जेंडर में इतनी डाइवर्सिटी है, कलर में इतनी डाइवर्सिटी है। तो ऐसे देश को यूनाइट करने के लिए एक ऐसा पॉलिसी का होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को सम्मान करने की बात की गई है। इसलिए इट कैन यूनाइट द डाइवर्स एम्पायर थ्रू एथिक्स रादर देन फोर्स। इसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, कानून की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद ऐसा अगर बिहेव करने लगे तो यूनाइट हो जाए। कलिंग वार के बाद जब अशोक ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जिसको भेरी घोष कहते हैं, और जो धम्म घोष को, भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस किया, तभी धम्म की पॉलिसी आया। कि कोर कंपोनेंट्स क्या है धम्म का? अहिंसा, नॉन वायलेंस, हमें एनिमल सेक्रीफाइस को छोड़ना होगा, हमें एनिमल्स को खाना के लिए नहीं कंज्यूम करना होगा। हालांकि एक बात है कि अशोक ने अपने किचन में, यानी जो उनका रसोई घर था, उसमें पहले जहां मान लीजिए 40 पीकॉक की हत्या की जाती थी खाना खाने के लिए, तो अब मात्र 4 ही का हत्या करेगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है सिग्निफिकेंट रिडक्शन, ऑल्दो ही डिड नॉट कंप्लीटली बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स इन हिज ओन किचन। वो अपने किचन में पूरी तरह से एनिमल्स की हत्या को नहीं रोक पाए, कम कर दिए। जहां पहले बहुत अत्यधिक थी, अब थोड़े से कम कर दिया। सोशल रिस्पेक्ट, ये ओबीडियंस टू पेरेंट्स, रेफरेंस फॉर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब भी क्या है, धर्म की पॉलिसी है कि हम पेरेंट्स का ओबीडियंस, पेरेंट्स को अच्छा मतलब उनको फॉलो करें, ओबीडियंट हो, उनका आज्ञा का पालन करें, टीचर्स का सम्मान करें, बड़ों का भी रिस्पेक्ट करें। ह्यूमन ट्रीटमेंट, जो धर्म की पॉलिसी है, इसमें क्या है कि हमें स्लेव्स, सर्वेंट्स, प्रिजनर्स, अभी के समय में देखें तो जो जितने भी व्यक्ति हैं हमारे घर में, कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई खेतों में काम कर रहे हैं, कोई गरीब है, अमीर है, रिक्शा चलाने वाला है, होटल में काम करने वाला है, सभी के प्रति क्या होना चाहिए, ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिलीजियस हार्मोनी होना चाहिए, सभी धर्मों को एक समान देखना चाहिए। अपना धर्म विशेष प्रिय होता है सभी लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्मों की बुराई करने से बचनी चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों को मानसिक जो परेशानी है उसको देने से बचना चाहिए। तो रिलीजियस हार्मोनी है, इसमें क्या है, दान है, चैरिटी है, कि जो पुअर हैं, जो एल्डरली हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उसके प्रति हमें दान की भावना रखनी चाहिए, दान करनी चाहिए। पब्लिक वेलफेयर हो, अशोक ने क्या किया या राज्य ने क्या किया, हॉस्पिटल का निर्माण कराया, रेस्ट हाउसेस बनवाए, वेल्स बनवाए, प्लांटिंग ऑफ मेडिसिनल हब्स को प्रमोट किया, ताकि क्या हो सके, पब्लिक वेलफेयर हो सके। और सेल्फ एग्जामिनेशन भी धर्म का है कि हम इनर प्योरिटी पर फोकस करें, ट्रूथफुलनेस पर फोकस करें, कांस्टेंट सेल्फ इवैल्यूएशन करें अपने खुद के एक्शन का। मोरल पुलिस नहीं है जो हमें जबरदस्ती कहे कि ऐसा करो, हमें खुद करना होगा। तो इससे में आप अगर कहीं पर लिखना चाहें तो आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि अहिंसा, सोशल रिस्पेक्ट, जैसे ह्यूमन ट्रीटमेंट टू ऑल, रिलीजियस हार्मनी, ये सब कुछ पॉइंट को लिख सकते हैं, सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए बताया गया। कैसे ये जो धम्म पॉलिसी है इसका प्रमोट कैसे किया गया, इसका प्रचार कैसे किया गया? एडिक्ट्स के थ्रू, ऊपर देखे थे कि मेजर रॉक एडिक्ट और जो पिलर एडिक्ट्स है उसमें लिखा गया है धम्म के पॉलिसी को और उसको प्रचार प्रसार किया गया। ऑफिशियल्स के थ्रू, ऑफिशियल्स मतलब इन्होंने अपॉइंट किया धम्म महामात्रा को, ताकि ये प्रोपोगेट कर सके धम्मा पॉलिसी को और मॉनिटर भी कर सके मोरल कंडक्ट को, कि सभी लोग धम्म की पॉलिसी को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसको देखने के लिए उन्होंने धम्म महामात्रा को क्या किया, अपॉइंट किया, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। क्या कि अशोक ने धम्म की प्रोपगेशन के लिए
और देखने के लिए कि धम्म को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं उनके एम्पायर में, कौन सा नए ऑफिसर, कौन से नए पद का सृजन किया, तो वो था धम्म महामात्रा। तो धम्म महामात्रा नए पोस्ट था जिनका सृजन अशोक के द्वारा किया गया ताकि वो इस धम्म पॉलिसी को प्रमोट कर सके। साथ में टूर्स के थ्रू भी प्रचार किया, जैसे अभी नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बिहार में समृद्धि यात्रा चला रहे हैं। उसी तरह अशोक ने भी क्या किया, रिप्लेसिंग रॉयल हंट्स, पहले शिकार पर जाते थे राजा राजकुमार, शिकार पर जाते थे, अब क्या किए, धम्म यात्रा करने लगे। धम्म यात्रा जैसे जैसे बोध गया की यात्रा करना, जैसे रुमिनदेई या लुम्बिनी की यात्रा करना, जो पवित्र स्थल हैं उनका यात्रा करना, लोगों के वेलफेयर के लिए यात्रा करना, ना कि खुद के इंजॉयमेंट के लिए यात्रा करना, वो क्या इसके थ्रू भी धम्म को प्रमोट करने लगे। साथ में मिशन को भेजे, जैसे श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, यहाँ पर एम्बेसडर को भेजे ताकि वहां जाके लोग बुद्धिज्म का भी प्रमोट कर सके, धम्म पॉलिसी का भी प्रमोट करें। इससे क्या बेनिफिट हुई एम्पायर को, यूनिफाइड आइडेंटिटी, सभी लोग अगर एक तरीका का पॉलिसी फॉलो करने लगे, सभी में एकता बढ़ेगा, सभी एक देश के वासी हो जाएंगे, कोई बिहारी, कोई बंगाली, कोई मराठी नहीं रहेगा, सब भारतीय होगा और तभी भारत नेशन का विकास होगा, भारत एक नेशन बन पाएगा। सोशल स्टेबिलिटी, इससे समाज स्टेबल होता है, इससे समाज में हिंसा कम होती है, इससे समाज में घृणा कम होती है, सेक्टेरियन टेंशन कम होती है, राइट्स कम होती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस शुरू होता है, सब लोग शांति प्रिय रहते हैं। वेलफेयर स्टेट, जब कह रहे हैं कि जनता के लिए काम करना ही धम्म पॉलिसी है, टॉलरेंस ही धम्म पॉलिसी है, तो ये जनता के काम करने के लिए भी काम करेंगे। जैसे ऊपर देखिए हॉस्पिटल का निर्माण कराया, कुआं का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण किया गया, पेड़ लगाए गए, सराय का निर्माण कराया गया जो रेस्ट हाउसेस होते हैं, तो ये वेलफेयर भी हुआ इससे। इसका कुछ लिमिटेशन और चैलेंज है, रेसिस्टेंस था इसके प्रति, जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे वो बोले कि ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स के खिलाफ है। जैसे धम्म पॉलिसी में अशोक ने कहा कि जो शादी है या जो 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 महोत्सव होता है, कुछ जो धूमधाम से मनाया जाता है उसको कम करना चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए, इतना ज्यादा सेलिब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या है, जो लोग धूमधाम से मनाते हैं रेसिस्टेंस है। अभी भी जो दिवाली में पटाखा फोड़े जाते हैं, कुछ लोग का मानना है कि जो हिंदुइज्म है उसमें दिवाली को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत धूमधाम से पटाखा फोड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ के लोग हैं उनका मानना है कि अत्यधिक पटाखा फोड़ने से पोल्यूशन होती है। तो अभी भी डिबेट रहता है, किस साइड है उससे हमें आवश्यकता नहीं है, हमें दोनों लोगों का, क्योंकि सिविल सर्वेंट और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू मेंस में लिखना है, इसलिए आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना होगा। आपको ये सोचना होगा कि क्या जो अपोजिशन में बोला जा रहा है, जो दूसरे तरफ से लोग बोल रहे हैं कि पटाखा फोड़ने से पोल्यूशन होती है, कितना सही है या गलत है, ये सब लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थी। सर्टेन ऑफिशियल्स बिकेम ओवरली इंट्रूसिव इन पीपल्स प्राइवेट लाइफ, जो धम्म महामात्रा का अपॉइंटमेंट किया गया वो दूसरे की जिंदगी में जाके घुस गए, वो दूसरे को सजेशन देने लगे, दूसरे को जबरदस्ती करने लगे कि आपको नहीं खाना है चिकन। जैसे अभी इंडिया में अगर बैन होने लगे चिकन नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, तो ये क्या है, दूसरे की जिंदगी में घुसना, तो फिर उससे थोड़ा अशांति फैल सकती है। मिलिट्री सॉफ्टनिंग, क्योंकि धम्म पॉलिसी नाउ क्या इन्होंने बोला कि भेरी घोषा या भेरी घोष इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष, अब ड्रम की आवाज नहीं आएगी, अब धम्म की आवाज आएगी, है ना। तो अब सभी जगह कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, अच्छाई को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन उस समय क्या था, उस समय समाज अलग थी, अभी भी समाज इसके लिए पूरी तरह से धम्म घोष के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इंडिया को अभी भी क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करना पड़ता है। अभी भी इंडिया को क्या है, S-500 की तलाश रहती है, राफेल प्लेन को खरीदना पड़ता है ना, ध्रुवा हेलीकॉप्टर को रखना पड़ता है या चिनूक हेलीकॉप्टर्स को रखना पड़ता है। तो अभी भी इंडिया लगातार वेपन्स में क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वेरी घोष को पूरी तरह से धम्म घोष से रिप्लेस कर देंगे, हमारा आर्मी कमजोर हो जाएगा, जो बगल के पड़ोसी हैं वो हम पे अटैक करके हमारा पूरा कल्चर को, हमारा पूरा देश को नाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मिलिट्री सॉफ्टनिंग देखने को मिला। यानी कुल मिला के अगर इसको सम अप करें तो मीनिंग ऑफ धम्म क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल, टॉलरेंस, कंपैशन, मोरल कंडक्ट, यही है। इसका कोर वैल्यू क्या है, ट्रूथ, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, यही सब है ना। मेथड ऑफ प्रोपगेशन क्या था, एडिक्ट के थ्रू, धम्मा ऑफिशियल जो धम्मा महामात्रा थे उनके लिए डायलॉग, धम्म यात्रा, लोगों को दूसरे देशों में भेजा। आउटकम क्या हुआ, बेटर हार्मनी, लोग अच्छे से रहने लगे। एथिकल रूल, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। लिमिटेशन क्या है, लार्जली आइडियलिस्टिक है, लिमिटेड स्ट्रक्चरल डेप्थ। ऐसा बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरीके का स्टेप्स नहीं लिया गया कि धम्म पॉलिसी को अच्छे से लागू कराया जाए। सिर्फ धम्म महामात्रा को अपॉइंट करने से धम्म पॉलिसी फॉलो नहीं करने लगेगा, तो इस पे और कोशिश करनी चाहिए थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिए।
क्या है कि 8वां ईयर में अशोक का 8वां साल यानी कि राजगद्दी यानी कि क्रोनेशन जो राजतिलक हुई उसके 8वां साल में क्या हुआ, कलिंग वार हुआ। 10वां साल में क्या हुआ, बोध गया की जर्नी की। तो 2 साल के बाद बोध गया की जर्नी की, कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपनाया और फिर बोध गया की जर्नी की 10वें साल में। 12वें साल में निगाली सागर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखा रहेगा क्या, निगाली सागर, इसकी भी यात्रा की है, निगाली सागर की भी यात्रा की है। तो देखिए यहाँ 2-2 साल का गैप है। 8वें साल में क्या हुआ, कलिंग वार। 2 साल के बाद 10वें साल में क्या हुआ, बोध गया। 12th साल में क्या हुआ, निगाली सागर की यात्रा की। अगले साल 13th ईयर में क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन ऑफ धम्मा इन रॉक एडिक्ट्स, जो रॉक एडिक्ट्स है उस पर धम्मा को इंस्क्रिप्ट कराया यानी लिखवाया, धम्मा की पॉलिसी को लिखवाया। 14th ईयर में क्या हुआ, धम्म महामात्रा को अपॉइंट किया और 20th ईयर में लुम्बिनी की यात्रा की जहां पर टैक्स को 1/8 रिड्यूस कर दिया गया था। तो 8वें साल में कलिंग की युद्ध होना, 10वें साल में बोध गया की यात्रा होना, 2 साल के बाद फिर से निगाली सागर की यात्रा होना, 1 साल के बाद धम्म पॉलिसी को लिखवाना, अगले साल धम्म महामात्रा को अपॉइंट करना और 20वें साल लुम्बिनी की यात्रा करना। आइए अब देखते हैं कि अशोक के बाद जब अशोक की मृत्यु होती है तब मौर्यन एम्पायर कैसे डिक्लाइन की ओर चला जाता है। बस 5 मिनट और है, उसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अशोक है इनकी डेथ 232 बीसी में हो जाती है। अभी देखे थे कि राजगद्दी 279 बीसी में इन्हें मिला, हालांकि जो बिंदुसार थे उनकी मृत्यु 273 बीसी में हो जाती है। तो 269 से 232 के बीच में ये ऑफिशियल राजा रहे, है ना। ये सब डेट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि बीपीएससी आजकल यह क्वेश्चन पूछने लगा है कि बताइए इस डायनेस्टी में किसने सर्वाधिक समय के लिए रूल किया। तो आपको पूरा याद रहना चाहिए कि 321 में चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, फिर 297 या 298 में उन्होंने त्याग दिया, फिर यहाँ से 273 तक बिंदुसार रहे, फिर 232 में अशोक की मृत्यु हुई। तो आप कैलकुलेट करके एग्जाम में बता सकते हैं। आपको ये सब डेट जो इंपोर्टेंट डेट है ये याद रखना चाहिए। तो मौर्यन एम्पायर अशोक की मृत्यु के बाद फेस्ड रैपिड डिसइंटीग्रेशन, टूटने लगा। इसकी बहुत सारी वजह थे, अब वजह आगे आएगा। पर इनके बाद दशरथ राजा बने, अशोक के बाद दशरथ राजा बने और नागार्जुनी केव्स को आजीविका सेक्ट के लिए डोनेट किया, यानी जो इंपोर्टेंट कदम लिए वो देख रहे हैं। तो नागार्जुनी केव को क्या है, जो बाराबर केव है उसी के बगल में नागार्जुनी केव है, इसके बारे में भी मेंस में इसका जरूरत पड़ता है, तो अभी आप छोड़ सकते हैं। औरंगाबाद जिला में बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स है, तो इसको ये भी जैसे बराबर केव्स को भी आजीविका सेक्ट के लिए दिया गया था अशोक के द्वारा, उसी तरह नागार्जुनी सेक्ट को आजीविका सेक्ट के लिए दिया गया। कौन, दशरथ, यानी अशोक के बाद राजा कौन बने, दशरथ। फिर संप्रति राजा बने, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये जैनिज्म को काफी पेट्रोनेज दिए जब बाद में संप्रति राजा रहे। लास्ट राजा कौन थे मौर्य एम्पायर का, बृहद्रथ थे। अशोक और बृहद्रथ के बीच में कई राजा बने, करीब 7-8 राजा बताया जाता है, 8 राजा राज्य किए। तो उसमें हमें सब तो नहीं पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट नहीं है। अशोक के बाद दशरथ बने, नागार्जुनी केव को आजीविका सेक्ट के लिए दिए। एक बीच में कभी संप्रति बने जो जैनिज्म को काफी पेट्रोनेज दिया, और लास्ट राजा बृहद्रथ था, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि जो फाइनल राजा थे इन्हें मार दिया गया 185 बीसी में, ये डेट भी इंपोर्टेंट है। तो 185 जनरली 184 रहता है, तो 184 185 बीसी में क्या है कि बृहद्रथ को मार दिया गया, किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और उन्होंने शुंग डायनेस्टी का निर्माण किया, एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है। तो अब आते हैं कोर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, क्या कारण थे, वीक लीडरशिप। अशोक के बाद जितने राजा बने वो वीक लीडर थे, इसलिए वो बड़े टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाए, पार्टीशन हो गया। अशोक जैसी अशोक की मृत्यु होती है पूरा एम्पायर 2 पार्ट में बट गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न में, यानी ये अगर है तो ईस्टर्न का अलग राजा है, वेस्टर्न का अलग राजा है, तो ऑब्वियसली है एम्पायर टूट गया तो कमजोर पड़ जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुए। एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी को रखना, इतना बड़ा एम्पायर में आर्मी भी तो बहुत बड़ा लगेगा, उसको लगातार भोजन का प्रबंध करना, लगातार सैलरी देना, ये संभव नहीं हो पाया। और ब्यूरोक्रेसी, जो मौर्यन ट्रेजरी था, मौर्य का जो राजकोष था उसको पूरी तरह से खाली कर दिया और पैसा की कमी हो गई। सिसिसन, सिसिसन क्या है कि जो सतवाहन थे डेक्कन में, जो कलिंग थे, ये सब अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे, यानी अशोक ने जिस एरिया को, या इससे पहले बिंदुसार ने भी कई एरिया को अपने राज्य में मिलाया, ये सब राज्य धीरे धीरे, जैसे सतवाहन आंध्रा में यानी कर्नाटक के एरिया में सतवाहन, या कलिंग का हो, या इधर नॉर्थ वेस्ट में हो, ये सब एरिया धीरे धीरे टूट गए। क्यों टूट गए, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप था, जो राजा थे, वो मजबूत नहीं थे, और इसलिए इसलिए क्या हो गया, टूट गए। इन्वेजन हुआ, इंडो ग्रीक हमने आपको पढ़ाया है, आईएसपीके आपको याद होना चाहिए, नहीं तो देखिएगा वो वीडियो आईएसपीके। इंडो ग्रीक, स्काइथियंस, पार्थियंस, कुशानास,
स्काइथियंस को साका कहते हैं। तो इंडो ग्रीक हो, साका हो, पार्थियंस हो, कुशाना हो, ये सब लगातार भारत में अटैक करते रहे और उनसे बचाने वाला कोई मजबूत राजा नहीं था, इसलिए भी क्या हुआ, भारत कमजोर पड़ गया, यानी कि मौर्यन एम्पायर कमजोर पड़ गया। और लास्ट में जो कू हुआ, पुष्यमित्र शुंग जो कमांडर इन चीफ था, जो सेनापति था, उसने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग डायनेस्टी का खत्म हो गया। इसके बाद जो राजा बने हैं आप पहले से जानते हैं कि पहले शुंग बनते हैं नॉर्थ इंडिया में और सतवाहन बनते हैं डेक्कन में, साउथ इंडिया में सतवाहन, और नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक आईएसपी के जो हैं ये बनते हैं, है ना। शुंग के बाद कानवा बनते हैं, ये सब आप जानते होंगे, जिसको पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं। तो ये आज का यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, तब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है लंबा क्लास चल रहा है 3-3 पार्ट में और अच्छा टाइम का है, लेकिन अगर आप तीनों पार्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इन सभी से जितना भी क्वेश्चन पूछना है बीपीएससी को या कोई भी एग्जाम को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिकॉज इट हैज बीन कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। थैंक यू फॉर watching our videos. We will meet in next lecture. तब तक के लिए जय हिंद।